नमो नमः। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद का परिवार। स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, व कृतित्व है, यह बहुत बड़ा है। उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है स्वामी विवेकानंद के परिवार में इनके प्रपितामह कौन थे, आपको पितामह कौन थे, उसके बाद पिताजी कौन थे और वो क्या करते थे, माताजी कैसी थी और इनके कितने भाई थे और कितने बहन थे, आपको मैं इस पर पूरा विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जितने भी भाई और बहन थे उसमें से कौन कौन क्या क्या किए, किस क्षेत्रों में अच्छा काम किए और उनका व्यक्तित्व कृतित्व क्या विवेकानंद जैसा था कि कुछ अन्य था, तो इस पर हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। आइए मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद का परिवार। आप इस टेबुलर फॉर्म में आपको देख रहे हैं कि प्रपितामह जिसको हम लोग परदादा कहते हैं, उनका नाम राम मोहन दत्त है। उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र जो थे दुर्गा प्रसाद दत्त थे, जो विवेकानंद के पितामह थे, मीन्स दादाजी थे। और दूसरे जो थे आपको राम मोहन दत्त के जो पुत्र थे वह काली प्रसाद दत्त थे, जो विवेकानंद के चचेरे पितामह में परदादा भी कह सकते हैं, वो थे। पितामही जो थी श्याम सुंदरी देवी थी। इनकी अपने और चचेरी पितामही थी विश्वेश्वरी देवी। इसके बाद मैं आ रहा हूँ कि इनके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त थे और उनकी माता जी भुवनेश्वरी देवी थी। और इनके नाना जी थे नंदलाल बोस और नानी जो थी रघुमणि देवी थी। इधर हम आते हैं चचेरे पितामह जो थे और चचेरी पितामही के जो पुत्र थे, चचेरे चाचा जिसको हम कह सकते हैं तारकनाथ दत्त थे, और चचेरे चाची अनध सुंदरी थी। आपको यह बता देते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि विश्वनाथ दत्त की माताजी श्याम सुंदरी जब यह 12 वर्ष के थे उसी समय मर गई थी। तो काली प्रसाद दत्त और उनकी पत्नी जो है विश्वेश्वरी देवी जो थी, वह इनका आपको देखभाल और पालन पोषण किया था। और वही आगे चल करके यही तारकनाथ दत्त थे और अनध सुंदरी जो थी सो विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी और भुवनेश्वरी देवी पर कोर्ट में केस कर दिए। और जो इनका घर था, जो राम मोहन दत्त प्रपितामह बनवाए थे, उस पर केस कर करके वह हड़प लेना चाहते थे। और जिसके चलते दोनों परिवार में इस तरह का आपको कोर्ट में केस चलता रहा, जिससे दोनों आदमी आर्थिक रूप से काफी तंगी में रहे। और इस परेशानी से विश्वनाथ दत्त जो थे वह बहुत कम उम्र में ही मर गए, मीन्स 49 ईयर्स में मर गए। और उनके पुत्र जो स्वामी विवेकानंद थे वह मात्र 39 वर्ष की अवस्था में मर गए। तो मैं इनके कितने पुत्र थे, तो पुत्र के बारे में बता दें कि इनके 4 पुत्र जन्म लिए थे। पहली संतान 8 महीने में ही मर गए थे। 5वीं जो संतान था वह पुत्र था, वह स्वामी विवेकानंद थे, वह 39 वर्ष 39 ईयर्स तक जिंदा रहे। 9वीं संतान महेंद्र नाथ दत्त थे और 10वीं संतान भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ये दोनों बहुत बड़े लेखक, समाजसेवी, धार्मिक विचारधारा, और भूपेंद्र नाथ दत्त थे यह क्रांतिकारी विचारधारा से उत्प्रेरित थे और क्रांतिकारी थे। मैं आपको बता रहा हूं, पुत्री में दूसरी संतान 2.5 साल में ही मर गई थी। तीसरी संतान हरमोहनी, जिसको हरमोनी भी कहा जाता है, हीरामोनी भी कहा जाता है, हरामणि भी कहा जाता है, हरमणि दत्त भी कहा जाता है। नाम एक ही है लेकिन विभिन्न पुस्तकों में इनकी चर्चा विभिन्न इसी नाम से आया है। इसलिए नाम एक ही है लेकिन थोड़ा उच्चारण के दृष्टिकोण से या थोड़ा थोड़ा अंतर है, इससे घबराने की बात नहीं है। स्वर्णमयी देवी जो थी चौथी संतान, यह सबसे अधिक दिन तक जिंदा रही। आपको
और यह जो है आपको छठी संतान जो पुत्री थी 5 साल में ही मर गई। 7वीं संतान किरण बाला देवी, ये भी 18-19 वर्ष की अवस्था मर गई। और 8वीं संतान जोगेंद्र बाला और योगेंद्र बाला देवी जिनको कहा जाता है, यह और हीरामणि दोनों जो है सुसाइड कर ली थी। तो एक माने समझिए कि दूसरी बहन इनकी जो थी वह 2.5 साल में ही मर गई, और छठी जो थी वह 5 साल में ही मर गई। 7वीं जो किरण वाला जो थी वह 18-19 में ही मर गई। मात्र आपको योगेंद्र वाला और हरमोहिनी जो थी वह सुसाइड कर ली। और आपको बता दें शादी के तदुपरांत यह हुआ है घटना। और केवल एक स्वर्णमयी जो थी वह काफी दिनों तक रही है। तो मुख्य रूप से आपका 3 भाई स्वामी विवेकानंद, महेंद्र नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त और स्वर्णमयी देवी 4 संतान, इनके 10 संतान में 4 संतान सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह किए है। उसमें भी स्वामी विवेकानंद 39 बहुत ही कम उम्र में काल कवलित हो गए। तो यह जो है मुख्य रूप से महेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त और आपको स्वर्णमयी देवी जो थी, वही 3 जो है बच्चे अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। आइए इस पर हम सविस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को टेबल फॉर्म में बता दिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि विभिन्न पुस्तकों में या विभिन्न चैनलों पर और विभिन्न जो सोर्सेज है उसमें बहुत विस्तार से इस पर चर्चा नहीं की गई है। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं बढ़िया से बतला दें, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चाहे वह बीपीएससी है, यूपीएससी है, चाहे पीएचडी का है, नेट जेआरएफ हो या अन्य परीक्षाएं हो, उसमें आपको यह बहुत काम आएगा। एक बात और है कि बिहार में कौन कौन से स्थल भारत परिक्रमा के दरमियान वह घूमे थे, भारत परिक्रमा पर वीडियो मैंने दिया है, उसकी चर्चा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी यह गया भी गए हुए थे, इसकी चर्चा मैं आपको पिछले वीडियो में किया था। आइए आगे मैं इनके पूरे परिवार की सारी चीजें बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद का जो परिवार था वह प्रपितामह, जिसको परदादा भी आम बोलचाल में कहा जाता है, तो वह राम मोहन दत्त थे, जो क्लर्क थे, अंग्रेज वकील के सहायक थे। 2 पुत्र थे और 7 पुत्रियां थी। तो इन्होंने बड़ा घर आपको बनवाया था, वह 3 गोर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कलकत्ता में बनवाया था, जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। आज यही जो घर है जो आपको 3 गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कलकत्ता में यह अवस्थित था, उसी पर आपको रामकृष्ण मिशन के द्वारा संग्रहालय बनवाया गया, जो इस रूप में दिख रहा है। तो आपको इसी पर कंट्रोवर्सी हुई थी, इनके पूर्वजों में कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत दिनों तक केस चलते रहा, जिससे आर्थिक विपन्नता आ गई थी। आइए दादा हम की बात करते हैं, जिसको पितामह कहते हैं, दुर्गा प्रसाद दत्त थे, और जिसको दुर्गा चरण दत्त भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी कम उम्र में ही मर गई, और फिर एक बेटा विश्वनाथ दत्त हुए, और वह मात्र 25 वर्ष में ही संन्यास ग्रहण कर लिया और वह निकल पड़े, और उसके बाद वह घर पर लौट नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूं, जब स्वामी विवेकानंद भारत परिक्रमा कर रहे थे, उनके साथ भी उनके दादाजी थे, दुर्गा चरण दत्त साथ में थे, लेकिन वह भीड़ में इस कदर गुम हो गए कि फिर कभी नहीं लौट पाए। तो 25 वर्ष में ही संन्यास धारण करने के तदुपरांत वह घर बार छोड़ दिए। तो आर्थिक रूप से काफी ये लोग संघर्ष किए हैं। आइए मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इनकी दादी जो थी श्याम सुंदरी देवी, वह काव्य रचना की थी उस समय में, और वह काव्य रचना का नाम था गंगा भक्ति तरंगिणी, बंगाली में है, जिनकी मृत्यु 1845 में हैजे से हुई थी। उस समय विश्वनाथ दत्त की उम्र 12 साल की थी। 12 साल में आप देख रहे हैं इनके पिताजी
की क्या स्थिति होगी। 25 वर्ष में आपको पिताजी उनके पिताजी मीन्स दादाजी आपको घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिए और श्याम सुंदरी देवी जो इनकी पितामही थी, दादी थी, वह जो है 12 वर्ष की उम्र में ही उनको जब यह 12 वर्ष के थे आपको इनके पिताजी, उसी समय इनको हैजे हो गई और हैजा होने से श्याम सुंदरी देवी मर गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पिताजी कितना कष्ट झेले होंगे। आप समझ सकते हैं कि जब माता पिता ही नहीं रहेगा तो वह क्या होगा। लेकिन तथापि मैं चचेरे दादाजी इनको पाले पोषे में प्रतिपालन किए और वह खास करके काली प्रसाद दत्त और उनकी पत्नी विश्वेश्वरी देवी ने जो इनके घर के मुखिया भी थे, मुखिया मीन्स हेड थे, और आपको उन्होंने प्रतिपालन किया था इनके पिताजी को, मीन्स विवेकानंद के पिताजी को वह देखभाल किए थे, जिनका नाम विश्वनाथ दत्त। मैं चचेरे चाचा, अब हम बात कर रहे हैं काली प्रसाद दत्त के एक पुत्र थे तारकनाथ दत्त और अनध सुंदरी। मैं आपको बता रहा हूं कि तारकनाथ दत्त और अनध सुंदरी कोर्ट में अनध सुंदरी ने केस कर दिया स्वामी विवेकानंद की माताजी पर, और वह कि यह जो प्रॉपर्टी है यह मेरी है, यह जानबूझ करके आपको क्या किए हैं कि वह घर बार जो है अपनी पत्नी के नाम से लिखवा लिए हैं। तो इस पर काफी दिनों तक केस चला, लेकिन उसमें तारकनाथ दत्त और अनध सुंदरी वह हार गई। आप देख रहे हैं उन्हीं के पिता काली प्रसाद दत्त आपको विश्वनाथ दत्त को पालते पोसते हैं, उन्हीं का बेटा अपने चाचा के विरुद्ध में वह झूठा केस दर्ज करवा करके इनको परेशान करते हैं। क्या कलयुग का जमाना है कि इसमें ऐसा करना पड़ रहा है। आइए मैं विश्वनाथ दत्त के बारे में, इनके पिताजी स्वामी विवेकानंद के पिताजी विश्वनाथ दत्त के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जन्म 1835 में, मृत्यु 1884 में हुआ था। बंगाली वकील थे यह, मधुमेह और हृदय रोग से 49 इयर्स की आयु में मर गए। 39 इयर्स में स्वामी विवेकानंद मरे हैं और 49 वर्ष की आयु में इनके पिताजी मर गए। पिताजी को आर्थिक कष्ट के साथ साथ इनको सबसे बड़ी बात हो गई कि कोर्ट में केस और तनाव के चलते, पारिवारिक तनाव के चलते यार 10 बच्चे का प्रतिपालन करना, और कलकत्ते जैसे शहर में उस महंगाई के जमाने में आपको जहां पर संसाधन नहीं के बराबर था, क्योंकि अंग्रेजी शासन था और हर चीज काफी महंगे मिलते थे और अंग्रेजों का कोई सुविधा नहीं था, उसमें अपने बाल बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा, संस्कार, संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाए थे, जो हम आगे आपको चर्चा करेंगे। आइए, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। वह उपन्यास था आत्मकथात्मक बंगाली उपन्यास था जिसका नाम सुलोचना था। वह अपनी जो स्थिति थी, पारिवारिक जो कलह इनके भाई, चचेरे भाई ने कर दिया था, उनकी भाभी ने कर दिया था, उस पारिवारिक विवाद पर ही लिखे थे। और कैरेक्टर जो है सो दूसरे को बना करके वह उपन्यास लिखे थे, जो काफी प्रसिद्धि हासिल की थी, और वह 1885 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। मैं आपको बता रहा हूं ये काफी विद्वान थी। मैं बार बार कह रहा हूं यह संस्कार और संस्कृति के पुरोधा यह परिवार था। आप देखते हैं कि भाषा ज्ञान की बात कहते हैं, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं को जानते थे। आप ये समझिए एक हिंदू कायस्थ परिवार, ये कायस्थ परिवार से आते हैं, और कायस्थ परिवार होते हुए उर्दू, अरबी, फारसी पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी। भाषा की प्रांजलता बहुत ही अच्छी थी, और खास करके संस्कृत पर भी पकड़ थी, अंग्रेजी पर भी पकड़ थी। तो भाषा ज्ञान आप समझ सकते हैं। मात्र 49 इयर्स में इन्होंने एक उपन्यास लिख दिया
और पेशा से वकील थे, तो आप समझ सकते हैं कि कम समय रहते हुए भी उन्होंने यह काम किया था। इनकी माताजी आप देख रहे हैं भुवनेश्वरी देवी 1841 से 1911 तक जिंदा रही, मीन्स 1841 से 1941 तक, यह उनकी माताजी है। उनकी नानी जो है जो इनकी माताजी की माताजी है रघुमणि देवी हैं, या नानी जी है। नंदलाल बोस जो थे वह एक काफी नामचीन व्यक्ति थे, और उनकी यह जो है बेटी है, और रघुमणि देवी जो हैं सो उनकी नानी थी। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वर देवी की जो संतान है, मैं कई बार बतलाया हूँ इस वीडियो बनाने के क्रम में कि 10 उनके बच्चे हुए, जिसमें से बहुत सारे बच्चे काल कवलित हो गए बहुत कम उम्र में। और दूसरी बात है कि 2 जो है सो आपको आत्महत्या भी कर ली, 2 लड़की की। मैं उस पर भी बताऊंगा कि क्यों आत्महत्या की, क्या दूसरों ने इनकी प्रताड़ना दी, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि प्रताड़ना के फलस्वरूप वह यह घटना की है। आइए, लेकिन मैं बहुत बहुत मैंने समझिए कि गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आर्थिक विपन्नता और आर्थिक संघर्ष के बावजूद भी इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त, जो खुद विद्वान थे और अपने बाल बच्चों को संस्कार, संस्कृति और विषय पर बहुत पकड़ प्रदान करवाई थी, और वह शिक्षा में कोई कमी नहीं किए थे। उस जमाने में इनकी बेटियां भी काफी पढ़ी लिखी थी। आइए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पुत्र जो थे, पहला इनका पुत्र हुआ, जो वह पहली संतान था, और वह 8 महीने में ही मर गए। मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जो है पुत्र में स्वामी विवेकानंद हुए, और वह 5वीं संतान हुए, और यह 12 जनवरी 1863 में जन्म लिए हैं। और 4 जुलाई 1902 को, मात्र 1902 मीन्स 1902 है, मीन्स 1902 जो है 39 वर्ष की अवस्था में यह जो है आपको काल कवलित हो जाते हैं, मीन्स इनका डेथ हो जाता है। इनका नाम जो है कई नामों से यह जाने जाते हैं। घर का जो बचपन का जो घर का जो नाम था, इनका वीरेश्वर नाम था। बचपन का नाम आप जान ही रहे हैं, नरेंद्रनाथ दत्त थे। मैं आपको कई बार बतला चुका हूं कि यह जो नाम है वह पूछे जाते हैं, यह अन्य नाम जो है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि नरेंद्रनाथ दत्त तो सभी जानते हैं, लेकिन इनका वीरेश्वर नाम बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो घर का वीरेश्वर नाम था, और जो कॉलेज में जो या हाई स्कूल में जो नामांकन हुआ था वह नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद भारत परिक्रमा के दरमियान जो भारत परिक्रमा जो हम पहले इससे पहले वीडियो बनाया है, वो पूरे भारत परिक्रमा का बहुत ही शोधपरक, और एक-एक स्थान और एक-एक व्यक्ति जो उससे प्रभावित हुए थे और जहां ठहरे थे, सबकी समचीन व्याख्या मैं किया हूं, आप लोग जरूर देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, स्वामी सच्चिदानंद नाम पड़ा, स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा, स्वामी विविदिशानंद भी नाम पड़ा है। तो स्वामी विविदिशानंद जो है दिल्ली में अपना नाम छुपा करके यह जो है स्वामी विविदिशानंद रखे थे, और स्वामी विवेकानंद जो है नाम आपको राजा के द्वारा, ठीक है ना, यह दिया गया था। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 18 जनवरी 1887 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। यही इनके गुरुदेव हैं, जो काफी उनके प्रति लगाव नहीं था, बल्कि श्रद्धावनत थे, और वह जो है उनकी सेवा इस कदर किए कि रामकृष्ण परमहंस काफी उनसे प्रभावित हुए। मीन्स उनके क्योंकि टीबी इनको हो गया था, ब्लड भी निकलता था, सब हाथ में ले करके वह फेंकते थे। यह कम साधारण श्रद्धा की बात नहीं है, और युवा काल में भी वह परमहंस जी से वह काफी प्रभावित रहे। आप देख रहे हैं गुरुदेव यहाँ है, और स्वामी विवेकानंद है, और गुरुदेव की पत्नी है
शारदा देवी हैं और यहाँ पर शारदा देवी को भी काफ़ी यह माता के समान मानते थे और यह जो है आप देख रहे हैं अध्यात्म की बातें सीख रहे हैं अपने गुरु से। मैं आपको बता रहा हूँ भारत परिक्रमा की शुरुआत जो किए थे 8 गुरु भाइयों की औपचारिक प्रतिज्ञा के तदुपरांत इन्होंने भारत परिक्रमा की शुरुआत की और वेदांत के सार अहम ब्रह्माक्षी त्वम छह का इन्होंने सिद्धांत के अनुसार जिंदगी भर चले। रामकृष्ण परमहंस के आज्ञा से विवेकानंद ने अन्य भिक्षुओं के साथ कलकत्ता के 12 नगर जहां रामकृष्ण मठ की स्थापना किए थे और उसके बाद 1888 में 1888 में आपको इन्होंने भारत परिक्रमा का शुरुआत किया था। मैं आपको बता रहा हूँ स्वामी विवेकानंद भारत परिक्रमा के माध्यम से भारत की जो तत्कालीन व्यथा और कथा थी, जो सामाजिक बुराइयां थी और जो गरीबी की जो दरिंदगी की जिंदगी से अभिशप्त लोग थे क्योंकि अंग्रेज का शासन था और उसको इन्होंने केवल और केवल यह रूबरू ही नहीं रखे, हृदय से लगा करके उसको समझा और इनकी मस्तिष्क को झकझोर दिया जब इन्होंने अपने आंखों से अपने हृदय स्थल से उन्होंने इस बात को समझा। तो यह चाहते थे कि भारत परिक्रमा हम करें और करने के तदुपरांत जब इनका 1893 में समाप्त होता है तब विश्व धर्म सम्मेलन होता है और सनातन धर्म का भारत का प्रतिनिधि बन करके यह जाते हैं और वहाँ शिकागो में अमेरिका के शहर है शिकागो जहाँ धर्म सम्मेलन होता है और वहाँ पर इनके जो संभाषण होते हैं उससे इतने पूरे विश्व प्रभावित हो जाते हैं और जिससे पूरे आपको यूरोपियन ही नहीं अमेरिकन ही नहीं पूरे विश्व के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है इंटेलेक्चुअल क्लास है संत लोग हैं सभी इनसे प्रभावित हुए और एक तरह से भारत का सनातन धर्म को विश्व विजयी का खिताब लेके लौटे और यह जो है अपनी जो सांसारिक और सामाजिक और यह जो हमारी वैदिक कालीन जो सभ्यता और संस्कृति थी गीता का जो हमारा उपदेश था उसके और यह अंतरंग रूप से जो चीज को इन्होंने देखा रामकृष्ण परमहंस और पवहारी बाबा के आशीर्वाद के फलस्वरूप यह जीतने में सफल हुए। मैं आपको दिखा रहा हूं यहीं पर भारत से अन्य लोग भी गए थे जिसमें यह बाएं से आप देख रहे हैं नरसिम्हाचार्य हैं, उसके बाद है लक्ष्मी नारायण हैं, स्वामी विवेकानंद को आप पहचान ही रहे हैं, उसके बाद एच धर्मपाल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह जो BR गांधी है वह गांधी परिवार के नहीं भले ही यह गुजरात के हैं जैनी है जैन जो आपको है बुद्ध और जैन आप जानते हैं तो जैन यह जो है सो धर्मगुरु है। तो यह आपको यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत जो उस समय भारत केवल भारत ही नहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश या जो है और बर्मा ये सब उस समय एक साथ थे। तो आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा इसीलिए भारत को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जाता है। इतने बड़े भूमंडल में बहुत सारे धर्म थे और उस धर्म के जो प्रखर लोग थे और विद्वान लोग थे उन सब के बीच में के साथ यह तस्वीर है और यह जो है प्रखरता दिव्यता इन्होंने परिमार्जित ही नहीं किया परिभाषित ही नहीं किया नए शब्दावली ही नहीं दिया बल्कि भारत की परचम को विश्व स्तर पर फहरा दिया और इन्होंने कहा है हिम्मत तो लड़के देख प्राण पखेरु उड़ जाएंगे सोचोगे लड़ने को क्या सपने में रोंगे खड़े हो जाएंगे। भारत की सनातन धर्म की विजय पताका इन्होंने फहराया।
इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि महेंद्र नाथ दत्त, जिनको माहिन भी कहा जाता था और माहिन बाबू भी कहा जाता था, स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई थे और इनके भाई बहनों की श्रेणी में 9वीं संतान थे। 9वीं संतान भी पुत्र थे और 10वें संतान भी पुत्र थे। मैं आपको बता रहा हूं कि 1 अगस्त 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 15 अक्टूबर 1956 में हुआ, 1956 में हुआ है और यह 88 वर्ष तक जिंदा रहे। तो आप को मैं यह कहना चाह रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद तो मात्र 39 इयर्स में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन यह जो है यह महेंद्र नाथ दत्त हैं और 10वें भाई जो थे वह 10वें भाई मीन्स भाई 10वें नहीं, मीन्स काउंटिंग के हिसाब से 10वें, वैसे तो यह जो है आपको 10वें संतान जो थे इनके पिता के, तो वह ये हैं और ये भूपेंद्र नाथ दत्त हैं और दोनों यह लंबी दीर्घायु हुए और यही महेंद्र नाथ का युवा काल का तस्वीर है और इनके बारे में मैं अब बतलाने जा रहा हूं कि यह दोनों जो है काफी विद्वान थे। लेकिन विवेकानंद जो डिग्री के अगर के मामले में कहा जाए तो यह जो है इन दोनों भाइयों से डिग्री उतना ले नहीं पाए, लेकिन आपको धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और इनका व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व के दृष्टि से यह केवल अपने भाइयों और बहनों में ही नहीं, पूरे भारत के उस समय के तत्कालीन भारत जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और उस क्षेत्रों के प्रथम प्रतिनिधित्व करने वाले यह प्रथम सिटीजनशिप, जैसे राष्ट्रपति जी को कहा जाता है, महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा जाता है, उसी तरह से यह प्रथम पुरुष बन के उभरे थे। मैं आपको बता रहा हूं यह लंदन म्यूजियम में पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई इन्होंने 1896 में की। दार्शनिक और सामाजिक चिंतक, कलाकार, अर्थशास्त्री, फिलंथ्रोपिस्ट थे और जीवन भर ये भी आपको चेहरे से भी आप देख रहे हैं और इनका व्यक्तित्व भी स्वामी विवेकानंद की ही तरह था और यह जो है 90 पुस्तकों का लेखन किए, जिसमें 35 अंग्रेजी में किए और 36 जो है बंगाली में पुस्तकों की रचना किए। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको आर्थिक झंझावातों से इनके पिता जो बहुत कम उम्र में ही डेथ कर गए, आर्थिक झंझावातों से लड़ते हुए एक धीर पुरुष की तरह लड़ते हुए इतनी शैक्षणिक ज्ञान और वे विदेश में रह करके किए, यह बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। उस समय, जिस समय विदेश जाना एक बहुत बड़ी बात कही जाती थी और इन्होंने अपने को पूरे तन मन से यह जो है आपको सामाजिक और धार्मिक कामों में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अपने घर में ही वह रहते थे, पुस्तकों की रचना के साथ साथ प्रत्येक दिन जो कॉलेज के विद्यार्थी थे, जो शिक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, शोध करता थे, जो शोधार्थी थे, वो सब लोग आते थे, चाहे धार्मिक शोधार्थी हो या चाहे वह आपको शैक्षणिक शोधार्थी थे। सभी लोग विभिन्न विषयों पर इनसे संवाद, प्रवचन लगभग प्रत्येक दिन यह करते थे और वह निःशुल्क होता था। यह जो है जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से लोगों को रूबरू कराया और यह समझिए कि भले ही यह जो है विषय इनकी दार्शनिक हो, लेकिन हिमालय की जो जड़ी बूटियों और हिमालय की मिट्टियों पर इनकी खोज जो है बहुत बड़ी बात है। और यह जो है आपको मैं बता रहा हूं, जीव वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से भी इन्होंने बहुत सारे काम किया है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना करके आपको रूबरू कराऊंगा। यह बहुत ही बड़े व्यक्तित्व वाले थे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि भूपेंद्र नाथ दत्त पर। यह देखिए, भूपेंद्र नाथ दत्त की चित्र पहले भी मैं बताया हूं, दोनों भाइयों के
बारे में मैंने आपको दिखाया हूँ, उनके तस्वीर को दिखाया हूँ। अब हम भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में बता रहा हूँ। जन्म 4 सितंबर 1880 है, 1880 है और 4 सितंबर है, और यह जो है मृत्यु जो है 25 दिसंबर 1961 है। तो आपको यह 81 वर्ष तक जिंदा रहे। और यह जो व्यक्तित्व है, यह पढ़ाई के अलावे क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत थे, और इनके बारे में सुन करके आप गौरवान्वित, विशेष रूप से युवा पीढ़ी गौरवान्वित होंगे। तीनों भाई तीन तरह के, लेकिन शैक्षणिक पुरोधा कि तीनों को दिया जा सकता है, उसे पूरे परिवार को दिया जा सकता है, यह शैक्षणिक पुरोधा थे। भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे, यह विवेकानंद के सबसे छोटे भाई थे। भाई बहनों में यह 10वीं संतान थे। और आपको बता देते हैं, यह महान क्रांतिकारी हुए भूपेंद्र नाथ दत्त, समाजशास्त्री हुए, मानव वैज्ञानिक हुए, और युगांतर पत्रिका के यह संपादक हुए, जो क्रांतिकारी हेतु क्रांतिकारियों का या समझिए बीज मंत्र प्रस्तुत करता था। मिस क्रांतिकारियों हेतु उत्प्रेरक थे, कैटलिस्ट का काम करते थे। रचना इनकी जो है भारतीय संस्कृति, समाज, राष्ट्रवाद, दर्शन, स्वामी विवेकानंद पर विंशाधिक पुस्तकों की रचना की है। विंशाधिक का मतलब होता है 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। भाषा ज्ञान के बारे में कहेंगे तो यह बांग्ला, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन और अन्य यूरोपीय भाषाओं को भी इन्होंने आपको स्वांगीकृत किया था। आपको स्वांगीकृत मीन्स रसान्वित किया था अपने खून में। तो यह जो है ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। शिक्षा ज्ञान मैंने आपको बताया है कि एमए ब्राउन विश्वविद्यालय से अमेरिका से, और यह नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, जो आज यूपीएससी वाले बच्चे के लिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और उस एंथ्रोपोलॉजी जो उस समय लोग जानते नहीं थे, उसमें इन्होंने जर्मनी में पीएचडी हासिल किया, और वह विश्वविद्यालय का नाम था हैम्बर्ग विश्वविद्यालय। और मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी शुरुआत जो थी क्रांतिकारी कार्यवाही में लगे रहे। भारत में बंग भंग जो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और यह अनुशीलन समिति का प्रतीक है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मीन्स हमारी जो धरती है वह स्वर्ग से भी अच्छी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, युगांतर पत्रिका के यह संपादक रहे, और युगांतर पत्रिका के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह संबंधी संजीवनी बूटी था, उत्प्रेरक था सभी क्रांतिकारियों के लिए। और यह जो है 1907 में जब कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। और यह जो है आपको इनके आलेख इतने उत्प्रेरक होते थे, कैटलिस्ट का काम करते थे, कि जिसके कारण युवा पीढ़ी या जो राष्ट्र प्रेमी थे, जिनमें राष्ट्र संचेतना, संवेदना की रसधार बहती थी, उस रसधार बहाने में इनका प्रथम योगदान था। और इसके चलते इनकी भाषा ओज से प्रभावित युवा पीढ़ी के कारण इनको 1907 में जेल भी जाना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है वारिंद्र घोष, जो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, अरविंद घोष को आप जानते होंगे, वो भी रिलीजियस पर्सन भी थे और गरम दल के लीडर भी रहे, और वह क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे, और बाद में वह आपको आ गए, आपको रिलीजियस धारा में आ गए, मीन्स आपको धार्मिक विचारधारा में आ गए। तो उनके भाई जो थे वो भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे, वारिंद्र घोष। और वारिंद्र घोष और अविनाश भट्टाचार्य के सहयोग से वह 1906 में युगांतर पत्रिका के संपादक बने। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका यहाँ से जब सभी लोगों को फंसाया जा रहा था, सभी को जेल में डाला जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भारत अभी सही समय नहीं है भारत में रहना, तो वह चले गए
अमेरिका चले गया। वहां पर कैलिफोर्निया में गदर पार्टी जो लाला हरदयाल दिल्ली के रहने वाले थे, वह जो है स्थापित किए थे गदर पार्टी, उससे वह ये जुड़ गए। जर्मनी में भी 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो इन लोगों का गदर पार्टी के जो लोग थे, जिसमें लाला हरदयाल पूरे यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन कंट्री में जा जा करके आपको घूमते थे, लोगों को प्रचारित और प्रसारित करते थे कि भारत के जो लोग थे जो बस गए थे विदेशों में, उन लोगों को कहते थे कि आप इसका विरोध कीजिए, और उसमें वह बहुत हद तक सफल भी हुए। उसमें इन्होंने बहुत काम किया था और जर्मन यूनियन फेडरिक इंडिया के सदस्य भी बने थे। 1916 में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस समिति के सचिव बने। 1920 में ईस्वी में जर्मन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी, आप जान ही रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी आज के बच्चे सब जान रहे हैं, उससे भी इन्होंने काफी जुड़ाव रखा। 1924 में जर्मन एशियाटिक सोसाइटी जो कल्चरल है, आप जान ही रहे हैं, तो उससे भी इन्होंने जुड़ाव रखा। भारत में फिर आ गए, और जब भारत में आए तो 1927-28 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल के कांग्रेस के सदस्य बने। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। आपको बता देते हैं 1901 में गांधी जी बने थे, और 1912 में हमारे पटना की धरती से पर जो मुधोलकर साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, और 1912 में मीन्स 1912 में उसमें पंडित नेहरू सदस्य बने थे। तो आपको यह 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1930 में भारतीय किसानों की मूलभूत समस्याओं अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यह एक बहुत बड़ी विचारधारा थी, क्योंकि इनकी विचारधारा कम्युनिस्टिक विचारधारा भी अंतरात्मा में थी। वर्करों के लिए और किसानों के लिए इन्होंने काम किया। मैंने आपको बताया भी है, फिर से चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स ऑफ सोवियत यूनियन के प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में प्रखरता और दिव्यता से भाग लिया। रचना इनकी तो बहुत सारी है, कुछ महत्वपूर्ण, विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो है, स्वामी विवेकानंद पैट्रियट, प्रॉफिट और स्टडी नाम की पुस्तक बहुत फेमस हुई थी। विवेकानंद द सोशलिस्ट, युग समस्या, अप्रकाशित राजनीतिक इतिहास, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें जो है हमारे राजनीति इतिहास का, वह लोगों को जानकारी नहीं थी, और ये काफी विद्वान थे। तो इनके द्वारा जो आंखों से देखा गया था और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको समझाते हुए लिखे हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप भी हस्तगत कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों भाइयों को जो हम बतलाएंगे, जिसमें आपको भूपेंद्र नाथ दत्त पर बनाएंगे और महेंद्र नाथ दत्त पर भी बनाएंगे। अभी बहन पर चर्चा करना है कि इनकी पुत्री जो थी, दूसरी संतान जो थी विवेकानंद के पिता की दूसरी संतान जो इनकी बहन थी, इनसे बड़ी थी, लेकिन 28 साल में ही काल कवलित हो गई। इनसे बड़ी दो बहनें थी। यह दोनों बहन जो आप देख रहे हैं चित्र में, यह दोनों बहन विवेकानंद जी से बड़ी थी, और यह तीसरी संतान थी जिनको हरमोहनी, हरमोनी, हीरामोनी, हरामणि, हरमणि दत्त कहा जाता था। तो मैं आपको बता रहा हूं, यह 22 साल की उम्र में ही जहर खा ली, जबकि लोगों को कहना है कि यह पुत्री जन्म दी थी। अस्तु उनका गला दबा दिया गया, ससुराल वाले ने गला दबा दिया। और इनकी पुत्री जो थी शिवा काली, उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। इनके पति जो थे मक्खन गोपाल बसु थे, जो मर्केंटाइल कंपनी के अधिकारी थे, वो भी दूसरे शादी के लिए आतुर थे क्योंकि पुत्र प्राप्त हो। या पहले जो यह विषमता थी, और यह विषमता थी पुत्र के प्रति जो माने लगाव जो था, यह जिसके चलते वह शादी करना चाहते थे,
और लास्ट में इनको प्रताड़ित करने लगे और इस प्रताड़ित करने के से तंग आकर के यह आत्महत्या कर ली थी। स्वामी विवेकानंद शिवाकाली को, क्योंकि बड़े भाई थे, अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और पिताजी भी चल बसे थे, तो इनका दायित्व था। स्वामी विवेकानंद उनके घर पर गए शिवाकाली को ले करके और उनका पालन पोषण अपने घर पर करवाया था। बड़ी बहन यहाँ स्वर्णमयी थी। मैं आपको कई बार बताया है कि यह चौथी संतान थी, 1860 में जन्म ली थी और यह सबसे अधिक दिनों तक 72 ईयर्स मान 72 साल तक जीवित रही है। बड़ी बहन स्वर्णमयी देवी। छठी संतान भी पुत्री थी, 5 साल के बाद ही मर गई। उसके बाद छोटी बहन, 2 छोटी बहन थी आपको, क्योंकि यह जो छठी संतान थी वह भी इनसे छोटी थी विवेकानंद से, लेकिन वह तो बहुत ही शुरुआत में ही काल कवलित हो गई। छोटी बहन किरण बाला देवी थी, 7वीं संतान थी और वह जो है 1865 में, जो यह चित्र आप देख रहे हैं किरण बाला देवी की है, 1865 में जन्म हुआ था और 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। जतेंद्र नाथ नामक पुत्र को जन्म देते समय 16 से 18 वर्ष में ही मृत्यु हो गए। पहले यह बहुत दिक्कत थी क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, अंग्रेज का राज्य था और उसमें क्या होता था, प्रसव के समय यह जो है अधिकतर महिलाओं को सही रूप से तकनीकी और चिकित्सा की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो गई, जिसमें इनकी भी थी। लेकिन पढ़ाई में यह आम बगान स्कूल में पढ़ी थी। पति इनके जो थे गोपाल चंद्र बसु थे, स्कूल शिक्षक थे। सबसे छोटी बहन जो थी वह जोगेंद्र बाला, जिसको योगेंद्र बाला देवी कहते हैं, यह 8वीं संतान थी। या बैथून स्कूल में पढ़ी थी। सभी भाई बहन काफी पढ़े लिखे थे। पति इनके रामचरित्र मित्र जो थे गृह विभाग के, होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, गृह विभाग के अधिकारी थे। 2 पुत्री हुई, चंद्रमुखी 7 वर्ष में, अब पद्ममुखी जो थी वह जो थी 4 वर्ष में, 4 वर्ष की थी। जब एक्चुअली क्या था कि यह जो थी आपको सनातन धर्म को मानने वाली थी और यह हिंदू धर्म की आपको काफी पढ़ी लिखी होते हुए भी धार्मिक संचेतना इनके रगों में बहता था और परिवार तो आप जान ही रहे हैं, काफी धार्मिक रूप से काफी सजग और काफी साधक परिवार था। तो यह जो है पति इनको बराबर ले जाते थे पार्टी वगैरह में, जो अंग्रेज लोग सिगरेट शराब पीते थे, इनको अच्छा नहीं लगता था। तो शुरू में तो यह कई जगह गई, लेकिन बाद में इनको अनबन हो गई और उस अनबन इस कदर बढ़ गई कि 50 साल की उम्र में 1881 को आपको इन्होंने आत्महत्या कर ली शिमला में। स्वामी विवेकानंद भारत परिक्रमा के दौरान जब यह आप जा रहे थे अयोध्या ट्रेन से, पैदल नैनीताल, पैदल अल्मोड़ा, तो लाला बी शाह के यहाँ ठहरे थे। उस समय फोन फैक्स नहीं था, मोबाइल नहीं था, नैनीताल में थे। उसी समय 2 घटनाएं इनके साथ होती है। 2 घटनाएं की सूचना मिलती है। योगेंद्र वाला आपकी बहन शिमला में आत्महत्या कर लिया और पवहरी बाबा जो गुरु के समान थे, उनकी मृत्यु को खबर सुन करके यह काफी मर्माहित हुए थे। मैं आपको इनके बारे में, परिवार के बारे में पूरा बताया हूँ, लेकिन 2 के बारे में अन्य वीडियो पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। महेंद्र नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त जो काफी शैक्षणिक, सांस्कारिक और संस्कृति के पुरुष थे, तो इन पर क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत थे, रिलीजियस भी थे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए, बहुत सारे सोर्स आपको गूगल सोर्स का तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन इसके अलावे भी विवेकानंद द्वारा लिखी हुई बहुत सारी किताब, भक्ति योग जो है, कास्ट कल्चर एंड सोशलिज्म है, क्राइस्ट द मैसेंजर है, द कंप्लीट वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है, ईस्ट एंड वेस्ट है, उसके बाद एसेंशियल ऑफ हिंदुइज्म है, इंस्पायर्ड टॉक्स है, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, ये सब बहुत अच्छी किताबें हैं। उसका रिलीजन ऑफ लव है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ साल्वेशन एंड सर्विस है,
सिलेक्शन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद का वैल्यूएबल लेटर्स है। उसके बाद है आर के दास गुप्ता जी की किताब है द मैसेज ऑफ आवर मास्टर्स है, स्वामी अभेदानंद जी की किताब है, स्वामी निर्वेदानंद जी की किताबें है। और उसके बाद जो है इंग्लिश में अरविंद शर्मा जी की किताब है। उसके बाद आपको द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो बहुत बड़े हिस्टोरियन है, रमेश चंद्र मजूमदार, शैलेंद्र नाथ धर, ये सब बहुत अच्छे राइटर हैं, हिस्टोरियन है। और सबसे बड़ी बात है कि नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग विद द स्वामी विवेकानंद बाय सिस्टर निवेदिता, जो इनकी शिष्या थी, विदेश की रहने वाली थी, भारत को अपना देश समझ के रही और विवेकानंद के कार्यों में हाथ बटाई। उनकी किताबें जो हैं ये सभी को पढ़ करके, आद्योपांत पढ़ करके मैंने यह वीडियो बनाया है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।